गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं उत्तम कुमार फ्रेंड। मैं फिर से करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करूँगा। इससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट टॉपिक, भारत जापान संयुक्त कार्यकारी समूह की छठी बैठक। मित्र ध्यान देंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत जापान संयुक्त कार्यकारी समूह की छठी बैठक हुई थी। भारत जापान संयुक्त कार्यकारी समूह की छठी बैठक आतंकवाद निरोध के विषय पर नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। तो यहाँ ध्यान देंगे कि भारत जापान के बीच जो छठी बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। और इस पे जो मेन उद्देश्य था, मेन टॉपिक था, वो आतंकवाद को लेकर था। भारत और जापान में आतंकवाद निरोध को सशक्त करने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र एएफटीएफ क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सूचना आदान प्रदान, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्यकारी समूह की 7वीं बैठक टोक्यो में आयोजित करने पर सहमति बनी। तो छठी बैठक भारत जापान के बीच जो नई दिल्ली में हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद पर कंट्रोल करना, ठीक है। और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र एफटीएफ क्वाड में आप जानते हैं कि 4 कंट्री आती है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्वाड में कौन कौन से कंट्री हैं, ठीक है। और 7वीं बैठक में मित्र ध्यान देंगे, भारत जापान का 7वीं बैठक जो होगा ये आपका टोक्यो में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत कतर संयुक्त कार्यबल बैठक नई दिल्ली में। मित्र ध्यान देंगे, भारत कतर संयुक्त कार्य बैठक जो हुई है नई दिल्ली में हुई है। भारत एवं कतर के मध्य निवेश पर संयुक्त कार्यबल की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। नई दिल्ली में संपन्न, अभी मैंने बताया था, जो भारत जापान के बीच बैठक हुई थी, उसका उद्देश्य जो था आतंकवाद पर नियंत्रण करना था। जबकि भारत कतर के बीच जो संयुक्त बैठक हुई है नई दिल्ली में, इसका उद्देश्य जो है इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है, निवेश पर बल देना। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना तथा निवेश के अवसरों को तलाशना था, ठीक है। इस बैठक का लक्ष्य त्वरित विकास, सहयोग की नई संभावनाओं को अधिसंरचना, ऊर्जा प्रौद्योगिकी तथा नवाचार जैसे क्षेत्रों में तलाशना था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक केरल कोच्चि में। मित्र ध्यान देंगे, 46वीं जो अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक जो हुई है वो केरल के कोच्चि में हुई है। भारत में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा समिति की 26वीं बैठक केरल के कोच्चि में संपन्न हुई है। ध्यान देंगे, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक भाग है। वैश्विक पर्यावरणीय चर्चा और वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के भारत के लक्ष्य को पूरा करने में यह परियोजना सहायक सिद्ध होगी। अब हम थोड़ा जानते हैं कि अंटार्कटिक संधि के विषय में। स्टूडेंट ध्यान देंगे, अंटार्कटिक संधि पर 1959 में 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 1961 से प्रभावी हुई है। इस संधि के तहत वार्षिक अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक में सलाहकारी दल शासन, वैज्ञानिक शोध, पर्यावरणीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श होते हैं। वर्तमान में इस संधि पर 56 देशों ने हस्ताक्षर किया है। भारत ने इस पे 1983 में इस संधि का सदस्य बना है। तो ध्यान देंगे कि अंटार्कटिक संधि जो हुआ है उसमें भारत इंक्लूड हुआ है 1983 में। नेक्स्ट देखते हैं, पराग्वे आईएसए का 100वां सदस्य देश बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस देखते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह संस्थापक भारत एवं फ्रांस थे। 2015 के दौरान पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस COP21 का लक्ष्य और ऊर्जा के विश्वव्यापी उपयोग को प्रोत्साहित करना था। परिणाम स्वरूप भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना किया। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा तक पहुंचाने, बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा संधारणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए यह गठबंधन सदस्य देशों के लिए एक सहयोगी मंच का काम करता है, ठीक है। वर्तमान में आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वर्तमान में इस गठबंधन के समझौते पत्र पर 119 देश ने हस्ताक्षर किया है, जबकि 100 देश इससे पूर्ण सदस्य बन चुके हैं। पिछले वर्ष में मई में स्पेन 99वां सदस्य बना था, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे कि आईएसए का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो स्पेन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू का पहला मानवीय मामला मिला। ध्यान देंगे कि बर्ड फ्लू का जो बर्ड फ्लू H5N1
को बर्ड फ्लू बोला जाता है। मार्च 2024 में भारत से विक्टोरिया पहुंचा एक बच्चा बर्ड फ्लू से ग्रसित पाया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया में इस वायरस से ग्रसित होने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट ध्यान देते हैं। अब इस पे चर्चा करेंगे कि H5N1 क्या है, इसके विषय में कुछ हम लोग जानते हैं। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू पहली बार 1959 में स्कॉटिश चिकन में पाया गया था। यह वायरस मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। ठीक है, बीमार पशुओं के संसर्ग में रहने वाले व्यक्ति भी इस वायरस से प्रभावित हो सकते हैं। H5N1 मनुष्य से मनुष्य को संक्रमित नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संपादित सुअर के लीवर का प्रत्यारोपण। मित्र ध्यान देंगे, चिकित्सा क्षेत्र के इतिहास में पहली बार आनुवांशिक रूप से संपादित सुअर के लीवर का प्रत्यारोपण लीवर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति में किया गया है। चीन के प्रथम संबद्ध अस्पताल अहुये मेडिकल विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने इस महत्वपूर्ण प्रत्यारोपण का सफल किया है। यह पशुओं से मनुष्य का अंग प्रत्यारोपण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मित्र ध्यान देंगे, विश्व में ऐसा पहली बार हुआ जो कि सुअर का जो लीवर होता है वो मनुष्य में ट्रांसफर किया गया है। और इसने ये पहली बार चाइना ने ऐसा किया है। चाइना का एक मेडिकल कॉलेज है आहुई मेडिकल विद्यालय के डॉक्टरों ने इस का सफल प्रत्यारोपण किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, H5N2 H5N2 बर्ड फ्लू से पहली मानव मृत्यु मेक्सिको में हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने H5N2 बर्ड फ्लू से होने वाली पहली मानव मृत्यु मेक्सिको में दर्ज की गई है। यह मामला विश्व में H5N2 वायरस का मनुष्य में पाए जाने वाला पहला उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, H5N2 स्ट्रेन पहले अमेरिका में पाए जा चुके हैं। बर्ड फ्लू H5N1 से अलग है। H5N2 जैसे वायरस आमतौर पर जानवरों को संक्रमित करते हैं, लेकिन कभी कभी इंसानों में भी फैल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कृषि पर CO2 टैक्स लगाने वाला पहला डेनमार्क देश बन गया। काफी महत्वपूर्ण है। कृषि पर कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स लगाने वाला डेनमार्क पहला देश बना है। डेनमार्क ने पशुओं से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर 2030 से टैक्स लगाने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश बन गया है। इससे डेनमार्क की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम करने के कानूनी रूप से बाध्यकारी 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो हम लोग ध्यान देंगे कि कृषि पर कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स लगाने यानी कृषि पर CO2 टैक्स लगाने वाला डेनमार्क पहला देश बना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता मिली है। मित्र ध्यान देंगे, समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र थाईलैंड बन गया है। अभी अगर आप न्यूज़ से अवेयर होंगे तो गया से और थाईलैंड के बीच जो है प्लेन चलाने की सुविधा हुई है, एरोप्लेन चलेगी। ठीक है, गया से थाईलैंड। थाईलैंड के सीनेट ने वैवाहिक समानता बिल को स्वीकृति प्रदान कर दिया है। समर्थकों ने इसे LGBTQ के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ताइवान 2019 में, जबकि नेपाल 2023 के समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के बाद थाईलैंड ऐसा करने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। ठीक है, तो समलैंगिक विवाह जो है अब थाईलैंड में इसको मान्यता मिल चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, हंगरी में बना विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल। मित्र ध्यान देंगे, विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल जिसका नाम ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी है, हंगरी के साटोरल जाओजेली में बनाया गया है। 700 मीटर लंबा यह सस्पेंशन पुल जार पहाड़ी तथा बार पहाड़ी के बीच बनाया गया है। यह पुल पर्यटकों को आकर्षक दृश्य तथा शहर एवं पहाड़ों के प्रति एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगा। ठीक है, तो हंगरी में बना विश्व का सबसे लंबा यात्री सस्पेंशन पुल। ठीक है, ये कौन से पहाड़ियों के बीच है, तो जार पहाड़ी तथा बार पहाड़ी। इसका जो लंबाई है ये कितने 700 मीटर लंबा पुल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चिली में बनी विश्व का सबसे ऊंची वेधशाला। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली के एंटोफेगास्टा क्षेत्र में अटकामा वेधशाला का निर्माण किया है। यह ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, तो चिली में विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला बनेगा। इसका उद्देश्य है कि ब्रह्मांड का मौलिक प्रकृति के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया बैंक नोट जारी। मित्र ध्यान देंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रानी एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोट के स्थान पर किंग चार्ल्स तृतीय, याद रखिएगा कि एलिजाबेथ की तस्वीर को हटा दिया और किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए बैंक नोट जारी करने का निर्णय लिया। जनता 300 पाउंड की सीमा तक अपने पुराने नोटों को नए नोटों से 30 जून 2024 तक बदल सकती है। ठीक है,
ये इंग्लैंड में ऐसा हो रहा है। 75 वर्षीय ब्रिटिश राजा की तस्वीर सभी 4 बैंक नोटों जीबीपी यानी 5, 10, 20 और 50 के नोटों के वर्तमान डिजाइनों पर रहेगी। इसके अलावा अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर वाले पॉलीमर बैंक नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे और नए नोटों के साथ चलन में रहेंगे। उसका भी तस्वीर के साथ जो नोट बना हुआ था वो भी रहेगा, और न्यू नोट बना है जिसमें किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर लगाया गया, वो भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 5, 10, 20 और 50 के नोटों की वर्तमान डिजाइनों पर ही रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है रानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर वाले पॉलीमर बैंक नोट लीगल टेंडर में रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। राजशाही कोलकाता क्रॉस बॉर्डर ट्रेन पुनः प्रारंभ हुआ। ठीक है, राजशाही कोलकाता क्रॉस बॉर्डर ट्रेन पुनः प्रारंभ होगा। राजशाही कोलकाता क्रॉस बॉर्डर ट्रेन सेवा को 77 वर्षों के पश्चात पुनः आरंभ करने का निर्णय हुआ। क्रॉस बॉर्डर ट्रेन सेवा 77 वर्षों के बाद राजशाही तथा कोलकाता के बीच पुनः आरंभ की जाएगी। भारत एवं बांग्लादेश के बीच यह चौथी अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा होगी। ठीक है, इससे पहले कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस था। कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस तथा न्यू जलपाईगुड़ी ढाका ये मिताली एक्सप्रेस चल रही है। ध्यान दीजिएगा कि अभी राजशाही कोलकाता क्रॉस बॉर्डर ट्रेन प्रारंभ होगा। ठीक है, इसमें पहले से जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो चल रही थी वो मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है, कोलकाता और खुलना के बीच जो है बंधन एक्सप्रेस तथा न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच मिताली एक्सप्रेस चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आतंकी संगठन घोषित। कनाडा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। कनाडा के अनुसार अब ईरान के सशस्त्र बल की एक शाखा द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक आतंकवादी संगठन है। पूर्व में अमेरिका ने आईआरजीसी को 2019 में आतंकवादी संगठन घोषित किया था। कनाडा की घोषणा के उपरांत आईआरजीसी सदस्यों तथा ईरान सरकार ने सैकड़ों वरीय अधिकारी का कनाडा में प्रवेश निषिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉपर्स आतंकी संगठन घोषित किया गया, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आर्मेनिया द्वारा फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता मिली। आर्मेनिया द्वारा फिलिस्तीन का राज्य के रूप में मान्यता दी। इसमें देखते हैं कि फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाले देशों में आर्मेनिया के अलावा स्लोवानिया, स्पेन, आयरलैंड एवं नॉर्वे भी शामिल है। वर्ष 2023 में मेक्सिको ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दिया था। भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहले देश में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तजाकिस्तान ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया। मित्र ध्यान देंगे, तजाकिस्तान सरकार ने हिजाब एवं अन्य विदेशी वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में भारी अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया। व्यक्तिगत 7,920 समोनिस तक, कंपनियां 39,500 समोनिस तक, सरकारी अधिकारी को 54,000 समोनिस तक, जबकि धार्मिक नेता को 57,600 समोनिस तक। यानी ताजिकिस्तान सरकार ने हिजाब एवं अन्य विदेशी वस्त्रों पर बैन लगा दिया गया है, और जो इसका उल्लंघन करेगा उसके इसके तहत जो है दंड का प्रावधान दिया गया है। 96% मुस्लिम आबादी वाले तजाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर महिलाओं के लिए हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे विदेशी परिधान कहा। हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले अन्य देशों में ट्यूनीशिया, कोसावो, अजरबैजान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान भी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट देखते हैं। G7, मैंने अभी बताया था कि G7 द्वारा अपुलिया फूड सिस्टम इनिशिएटिव को अनुमोदन। G7 बैठक में सदस्य राष्ट्रों को राष्ट्राध्यक्षों द्वारा अपुलिया फूड सिस्टम इनिशिएटिव को अनुमोदित किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के उपरांत विश्व में उत्पन्न खाद्य समस्या को ध्यान में रखते हुए वैश्विक कुपोषण के विरुद्ध एक खाद्य सुरक्षा पहल की गई। ठीक है, मैंने बताया कि मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उसने पहला जो यात्रा किए थे वो G7 का यात्रा किए थे, जो इटली में हुआ था। ठीक है, और इस पहल का नाम G7 अपुलिया फूड सिस्टम इनिशिएटिव रखा गया। इसका लक्ष्य खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के प्रति संरचनात्मक बाधाओं को समाप्त करना है। इस पहल से कम आय वाले देशों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अफ्रीका की खाद्य सुरक्षा परियोजनाओं को समर्थन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस कदम में अफ्रीका से होने वाले विस्थापन तथा प्रवास पर रोक लगाने में मदद के लिए, जैसे G7 में जो बातें हुई थी जिस मोटिव था कि उसमें क्या क्या चीज़ चेंजिंग किया जाएगा, तो इसमें जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, ठीक है, उसकी समस्या का समाधान करना, ठीक है, वैश्विक कुपोषण के विरुद्ध एक खाद्य सुरक्षा पहल की गई थी, उस पर ध्यान रखना। ठीक है, और अफ्रीका से होने वाले विस्थापन तथा प्रवास पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कनाडा
कनाडा द्वारा तिब्बत के निर्णय के अधिकार का समर्थन। मित्र ध्यान देंगे, कनाडा की संसद ने एक संकल्प पत्र पारित किया जिसमें तिब्बत द्वारा स्वयं के लिए निर्णय लेने के अधिकार का समर्थन किया। इस आशय का बिल संसद एल्क्सेसी ब्रोनेलेसेफ द्वारा लगाया गया, जिसे सभी सांसदों द्वारा निर्विवाद रूप समर्थन दिया गया। चीन 1950 के दशक में तिब्बत पर अपना नियंत्रण बनाए है, जब चीनी सेनाएं इस क्षेत्र में घुस आई थी। 1951 के 17 सूत्रीय समझौते के द्वारा तिब्बत चीन का अंग बना दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, आर्मेनिया सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से बाहर निकला। मित्र ध्यान देंगे, आर्मेनिया के सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन को छोड़ने के निर्णय के पीछे मुख्य कारण नारगोनो काराबराह संघर्ष के समय संगठन का अजरबैजान के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया था। इस संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य पारस्परिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। इस संगठन में रूस तथा पूर्व के सोवियत संघ के राज्य, जिनमें बेलारूस तथा मध्य एशियाई राष्ट्र भी शामिल है, सदस्य राष्ट्र है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवन है। यहाँ की मुद्रा आर्मेनियाई ड्रेम है। ठीक है, तो आर्मेनिया सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से बाहर निकाला गया। ठीक है, और इसमें इस संगठन में रूस तथा पूर्व के सोवियत संघ राज्य, जिनमें बेलारूस तथा मध्य एशियाई राष्ट्र भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, केनिया को यूएसए के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएसए के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा प्रदान किया। मेजर नॉन नाटो एलाई अमेरिका कानूनी के तहत एक पदनाम है जो विदेशी साझेदारों को सुरक्षा और व्यापार तथा सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में विशेष लाभ प्रदान करता है। हालांकि यह दर्जा सैन्य एवं आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है, परंतु इस पदनाम को प्राप्त करने वाले देश के प्रति किसी भी सुरक्षा संबंधी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने रूसी सेना प्रमुख और भूतपूर्व रूसी रक्षा मंत्री के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। रूस के भूतपूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु तथा रूसी सेना के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव की गिरफ्तारी का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया। क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि रूस के भूतपूर्व रक्षा मंत्री शोइगु था और रूसी सेना के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव की गिरफ्तारी का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट देखता हूँ, हाँ, इसमें जो गिरफ्तारी किया गया था, मित्र ध्यान देंगे, यह गिरफ्तारी वारंट उन दोनों के द्वारा रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान कथित रूप से किए गए अपराधों के लिए किया गया था। ठीक है, आईसीसी के अनुसार सर्गेई और वालेरी अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक यूक्रेन की विद्युत अधीसंरचना पर किए गए मिसाइल हमलों के लिए जिम्मेदार है। रूस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बना। मित्र ध्यान देंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस तथा पनामा। याद रखिएगा, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क तथा ग्रीस और पनामा 2 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए। उपरोक्त 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान के द्वारा 2 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2025 से आरंभ होगी और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो जाएंगी। अफ्रीका एवं एशिया पैसिफिक राष्ट्रों की 2 सीटों पर सोमालिया को 179 वोट तथा पाकिस्तान को 182 वोट, लैटिन अमेरिकी तथा कैरेबियन देशों को में पनामा को 183 वोट मिले, जबकि पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य देशों में डेनमार्क को 184 तथा ग्रीस को 182 वोट मिले। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में रहा है तथा 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो मित्र, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा कि भारत जो है सुरक्षा परिषद का 8 बार सदस्य रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन। भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया तथा यूरोपीय संघ ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन का लॉन्च किया। बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन के उद्घाटन बैठक में इस आशय की घोषणा की गई। यह बैठक सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया। बायोफार्मास्यूटिकल एलायंस एक रणनीतिक साझेदारी गठबंधन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बायोफार्मास्यूटिकल उत्पादों की स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना है और वैक्सीन कूटनीति में सहायता करना है। इसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच जैव नीतियां, विनियमों और अनुसंधान एवं विकास सहायता उपायों का समन्वय करना है। यह पहल दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच विचार विमर्श शुरू की है। जापान, भारत, यूरोपीय संघ को शामिल करने के लिए विस्तारित हुई है। रूस, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
रूस और उत्तर कोरिया सैन्य समझौता। रूस के राष्ट्रपति उत्तर कोरिया के दौरे के दौरान रूस एवं उत्तर कोरिया के बीच एक सैन्य समझौता हुआ है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच समझौते के अनुसार यदि दोनों में से किसी भी देश पर सशस्त्र आक्रमण हुआ तो रूस और उत्तर कोरिया ने एक दूसरे को तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। इस समझौते से रूस और उत्तर कोरिया के मध्य संबंध सुदृढ़ होंगे। नेक्स्ट है दक्षिण कोरियाई प्रयोगशाला में बना गुलाबी चावल। मित्र ध्यान देंगे, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार के गुलाबी चावल का निर्माण किया है। इससे लोगों के भोजन में प्रोटीन की कमी की क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो ये दक्षिण कोरिया के जो राजधानी है सियोल के वैज्ञानिकों ने ऐसा काम किया है, एक गुलाबी चावल का निर्माण किया है। इसके जो प्रोटीन की कमी होती है वो इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। इस गुलाबी चावल का नाम मीठी चावल रखा गया है, जिससे प्रोटीन की मात्रा 10% अधिक है और वसा की मात्रा 7% अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस हाइब्रिड चावल बनने की प्रक्रिया से उस कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी जो प्रोटीन उत्पाद के फलस्वरूप होता है। यह प्रोटीन कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया जाएगा। इसमें मीट प्रोटीन निहित होगा, परंतु इसके लिए पशुओं को मारने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय मुद्रा सेटलमेंट पद्धति, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। भारत, ये ध्यान दीजिएगा कि स्थानीय मुद्रा सेटलमेंट पद्धति है, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम क्या है। ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त रूप से लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम आरंभ किया है। ये भारत और यूएई के सहयोग से हुआ है। इसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता का समाप्त करना तथा भारतीय मुद्रा रुपया तथा यूएई मुद्रा दरहम में द्विपक्षीय व्यापार करना है। यह पद्धति घरेलू करेंसियों में व्यापार की अनुमति देकर इसमें मध्यस्थ करेंसियों तथा अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के द्वारा व्यापार लागतों और सेटलमेंट में लगने वाले समय में कमी आएगी। यहाँ एक प्रभावी व्यापारी वातावरण सृजित करने में सहायक होगी। नेक्स्ट देखते हैं मित्र, नेक्स्ट आर्टिकल है यूएनजीए द्वारा 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित। मित्र ध्यान देंगे, हमारा जो जैसे 2023 जो वर्ष था वो मिलेट के लिए था, मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। 2025 जो है ये क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ष घोषित किया गया, जबकि 2024 आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 2024 में इसमें किस पर फोकस किया गया। तो ध्यान देंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2025 को इंटरनेशनल ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया गया। 193 सदस्यीय महासभा में घाना तथा 6 अन्य राष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित विषय को पारित किया गया। साथ ही क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने महासभा में 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित करने का अनुरोध किया था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को निम्नलिखित वर्ष के रूप में घोषित किया था, जो इस प्रकार है: सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में मनाया जाए। मित्र ध्यान देंगे कि अभी जो 2024 चल रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, 2023 मिलेट्स, ठीक है, 2024 कैमलिट्स, 2025 क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष। तो ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछने की संभावना है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा युद्ध में बच्चों की हानि पहुंचाने के लिए इजराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। यह कदम इजराइल के गाजा युद्ध के कारण उठाया गया। इस युद्ध में 15,500 फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए और बड़े पैमाने पर कुपोषण फैला, जिसके तहत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। नेक्स्ट है, पुर्तगाल ने आरंभ किया गोल्डन वीजा योजना। पुर्तगाल द्वारा गोल्डन वीजा योजना आरंभ की गई है। इसमें प्रवासियों के लिए वहनीय आवासों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, पुर्तगाल अपनी गोल्डन वीजा योजना को इस तरह से बदलने की योजना बना रहा है कि निवास के अधिकार चाहने वाले धनी विदेशियों को स्थानीय लोगों के लिए किफायती आवास या प्रवासियों के लिए आवास में निवेश करने की अनुमति मिल सकती है। ठीक है, तो पुर्तगाल गोल्डन वीजा बनाने का योजना कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाँ, इसमें और देखते हैं कि ये विदेशी स्थानीय व्यक्तियों या प्रवासियों के लिए आवास निर्माण के क्षेत्र में भी निवेश करेंगे। यह वर्तमान कार्यक्रम के प्रतिपूर्ति करेगा, जिसमें 2022 से गैर यूरोपीय संघ निवासियों के द्वारा पुर्तगाल में रहने के अधिकार के लिए निवेश किया जाता है। गोल्डन वीजा योजना के अंतर्गत 7.3 बिलियन यूरो की राशि का निवेश किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूयॉर्क द्वारा बच्चों के लिए सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स पर प्रतिबंध। ये तो काफ़ी अच्छी बात है,
कि न्यूयॉर्क द्वारा बच्चों के लिए सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स पर प्रतिबंध। न्यूयॉर्क राज्य विधायिका द्वारा एक बिल पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आवश्यक बच्चों का एल्गोरिदम का प्रयोग करने के लिए उत्तेजक सामग्री प्रदान नहीं कर सकेंगे। इस एल्गोरिदम के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने पसंदीदा पोस्ट और वीडियोज पर आधारित अधिक कंटेंट पा लेते हैं। इससे उस ऐप को अधिक समय तक प्रयोग कर सकते थे, लेकिन अब यह सब कंपनियों की इच्छा के अनुरूप नहीं हो सकेगा। बिल पर गवर्नर कैथी होचुर के हस्ताक्षर और उस पर वैधानिक स्वीकृति के साथ ही सोशल मीडिया के उपयोग के तरीके में बदलाव लाना संभव हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप गंभीर अपराध दोषी घोषित। डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं जिनको गंभीर अपराध का दोषी घोषित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को पर 34 चार्ज लगाए गए। मित्र ध्यान देंगे, डोनाल्ड ट्रंप पर 34 चार्ज लगाए गए हैं। ये सभी चार्ज ट्रंप द्वारा पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को काफ़ी बड़ी राशि तथा गलत बिजनेस रिकॉर्ड दिखाने के मामले में लगाया गया है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चीन में 1 पर्सन 1 फाइल। हाल ही में चीन ने 1 पर्सन 1 फाइल निगरानी वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। 1 पर्सन 1 फाइल एक कार्यक्रम है जो चीन की सरकार द्वारा आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम में चीन में डिजिटल निगरानी और सेंसरशिप और अधिक सख्त हो जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों की तैनाती तथा प्रत्येक निवासी के व्यक्तिगत डेटा फाइलों को संकलित किया जाएगा। व्यक्तियों को नियंत्रित करने तथा उनकी निगरानी करने का यह एक प्रयास है। नेक्स्ट देखते हैं। रूस ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा किया। मित्र ध्यान देंगे, रूस ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा किया है। रूस ने तालिबान का नाम प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने की घोषणा किया है। इस कदम का उद्देश्य अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण को स्वीकार करना है। हाल ही में कजाकिस्तान ने तालिबान का नाम प्रतिबंध आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। मित्र, आज का जो करंट था ये पूरी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित था और इसी तरह आप लोग देखते रहिए और बिना स्किप किए ये वीडियो को बार-बार देखें। इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।